नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में स्वागत है। मैं कुमार राजेंद्र आप लोगों के साथ पिछली कक्षा में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संबंध में चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम पुरातात्विक स्रोत, द्वितीय साहित्यिक स्रोत और तृतीय विदेशी यात्रियों के विवरण। इनमें पुरातात्विक स्रोत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, कलात्मक अवशेष आदि को रखा गया था। इनमें अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संरक्षित हैं। अभिलेखों से तत्कालीन शासक के साम्राज्य विस्तार, शासन प्रबंध, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य आदि के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वह बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख 1400 BC के हैं। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का वर्णन है तथा इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। बोगजकोई अभिलेख के बाद हम लोग कस्सी और मितानी अभिलेख के बारे में चर्चा किए थे। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत पर आक्रमण करने वाली प्रथम ज्ञात विदेशी शक्ति ईरान की हाकामनी थी। पुनः कस्सी एवं मितानी अभिलेख के बाद बेहस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम अभिलेख के बारे में चर्चा किए थे। ये सभी अभिलेख डेरियस या दारा प्रथम के शासनकाल के हैं और बेहस्तून अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था और उसे जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, जहां से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर कर की प्राप्ति होती थी। पुनः प्राचीन भारत के स्रोत की दृष्टि से अशोक के शासनकाल महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने प्रजा को संदेश देने के लिए करीब 40 से अधिक अभिलेख खुदवाए थे और इनके अभिलेख जो है मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, साथ ही इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय स्टीफन थैलर को तथा पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अशोक के अभिलेखों के बाद जो है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में चर्चा किए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी, पुरी जिला, उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था और इसमें भारतवर्ष का उल्लेख करने वाला यह प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि कलिंग नरेश खारवेल ने मगध नरेश बृहस्पति मित्र को पराजित कर उस जैन प्रतिमा को पुनः वापस कलिंग लाया था, जिसे 300 वर्ष पूर्व महापद्म नंद ने कलिंग से मगध लाया था। साथ ही तंसुली से कलिंग के बीच
एक नहर का निर्माण किया गया था और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि खारवेल ने पांड्य शासक को अपमानित करने के लिए गधे से हल चलवाया था। पुनः रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की चर्चा किए थे। इसमें सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांतपति पुष्यगुप्त के सहयोग से करवाया था। इस झील से संबंधित 4 शासक और 4 प्रांतपति के नाम आते हैं। 4 शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त हैं, जबकि 4 प्रांतपति में पुष्यगुप्त, तुषास्प, सुविशाख और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित आते हैं। पुनः समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति के बारे में चर्चा किए थे, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है 33 पंक्तियों का एक ही वाक्य है जो संस्कृत भाषा में अंकित है। इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र तथा धर्म की बंधी हुई प्राचीर कहा गया है। इसमें उसके विजय अभियानों के बारे में भी चर्चा की गई थी और इसी प्रयाग प्रशस्ति की उपलब्धि के आधार पर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है मूलतः कौशाम्बी में स्थित अशोक का स्तंभ लेख है। बाद में इसे अकबर ने उठा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस अभिलेख से मूलतः अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। पिछले कक्षा में हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। आगे प्रयाग प्रशस्ति के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, इसमें समुद्रगुप्त को सर्व राजोचच्छेता कहा गया है। समुद्रगुप्त के बाद अगला महत्वपूर्ण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और इसके कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है और यह चंद्र नामक शासक को समर्पित है और चंद्र का तादात्म्य जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। मेहरौली स्तंभ लेख के बाद अगला महत्वपूर्ण लेख है मथुरा स्तंभ लेख, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और गुप्त संवत का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। पुनः चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख गढ़वा अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अगला अभिलेख
उदयगिरि गुहा लेख है। पुनः तिथि विहीन उदयगिरि गुहा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन, जो एक शैव धर्म को मानने वाले थे, ने उत्कीर्ण करवाया था। अगला सांची का पाषाण स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव, जो एक बौद्ध था, ने उत्कीर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला महत्वपूर्ण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के भी कई अभिलेख हैं, जिसमें जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख और कहाम अभिलेख प्रमुख हैं। आइए इनकी चर्चा करते हैं स्कंदगुप्त के अभिलेख के बारे में। स्कंदगुप्त का पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को परिक्षिप्त बिरछा कहा गया है तथा इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित इसका पुनर्निर्माण करवाता है। स्कंदगुप्त का अगला अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। यह हुनों के आक्रमण का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। स्कंदगुप्त का तीसरा अभिलेख कहाम अभिलेख है, जिसमें स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। एरन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसमें समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्चछेदता कहा गया है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। चंद्र नामक शासक का उल्लेख है, जिसका तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य से किया जाता है। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिसमें गुप्त संवत का उल्लेख किया गया है। गढ़वा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, जिसमें चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। उदयगिरि गुहा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तिथि विहीन उदयगिरि गुहा लेख
चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन, जो शैव धर्म को मानने वाले थे, ने उत्कीर्ण करवाया। सांची का पाषाण स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ने उत्कीर्ण करवाया। इसके बाद 3 अभिलेख स्कंदगुप्त के हैं। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के हैं, जिसमें स्कंदगुप्त को परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। साथ ही इसमें सुदर्शन झील के बांध के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलती है, जिसे पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित ने मरम्मत करवाया था। भीतरी स्तंभ लेख, जो कानपुर यूपी में स्थित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। हुनों के आक्रमण का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। कहौम अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कंदगुप्त के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख भानुगुप्त का एरन प्रस्तर अभिलेख है। एरन प्रस्तर अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। एरन प्रस्तर अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का उल्लेख। भानुगुप्त एक उत्तर गुप्तकालीन शासक है और इसका युद्ध हून राज तोरमान के साथ होता है, जिसमें भानुगुप्त का एक सामंत गोपराज मारा जाता है और उसकी पत्नी सती होती है। और सती प्रथा का उल्लेख करने वाला यह प्रथम ऐतिहासिक अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसकी तिथि 510 ईस्वी अंकित है। एरन अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख बादामी शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण के थे। ऐहोल अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख विदिशा या बेसनगर का अभिलेख है। विदिशा या बेसनगर का अभिलेख यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को सिलक के यवन शासक एंटियोकिडस ने विदिशा
भेजा था। उस समय विदिशा में शुंग शासक भागभद्र शासन करता था। विदिशा या वेशनगर का अभिलेख देवों के देव वासुदेव को समर्पित है। अगला महत्वपूर्ण अभिलेख नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख है। नाना घाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी का प्रथम प्रमुख स्रोत है, जिसे उसकी पत्नी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। इसमें सातकर्णी प्रथम को सिमुक वंश का धन एवं दक्षिणापथपति कहा गया है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। एरन प्रस्तर अभिलेख भानुगुप्त जो उत्तर गुप्त वंशीय शासक है का है। यह 510 ईस्वी का है। यह सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भानुगुप्त का युद्ध हूणराज तोरमान के साथ होता है, जिसमें भानुगुप्त का सामंत गोपराज मारा जाता है और उसकी पत्नी सती होती है, और इसी सती प्रथा का उल्लेख करने वाला यह प्रथम अभिलेख है। अगला अभिलेख ऐहोल अभिलेख है, जो बादामी शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ऐहोल अभिलेख के बाद विदिशा या वेशनगर का अभिलेख महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था। हेलियोडोरस को तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकिडस ने विदिशा भेजा था। विदिशा में उस समय शुंग शासक भागभद्र का शासन था। यह अभिलेख देवों के देव वासुदेव को समर्पित है। अगला अभिलेख नाना घाट अभिलेख है, जो सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी देता है, जिसे उसकी पत्नी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। इसमें सातकर्णी प्रथम को सिमुक वंश का धन एवं दक्षिणापथपति कहा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाना घाट अभिलेख के पश्चात अगला महत्वपूर्ण अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित नासिक प्रशस्ति है। नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति मूलतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसे उसकी माता गौतमी बलश्री ने
उत्कीर्ण करवाया। नासिक प्रशस्ति से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है तथा इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया। शक शासक नहपान को पराजित किया। इसकी पुष्टि जोगलथम्बी से प्राप्त रजत मुद्रा से होती है जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्मुद्रांकित करवाया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितवाहन कहा गया है, अर्थात जिसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया हो। नासिक प्रशस्ति के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख पेहोवा अभिलेख है। पेहोवा अभिलेख से घोड़ों के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। पेहोवा अभिलेख के बाद अगला अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख है। यह अभिलेख चोल शासक प्रांतक प्रथम का है। इसमें चोल स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर के बाद महाकूट स्तंभ लेख महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें अग्नि स्टॉर्म के द्वारा बहु सुवर्ण यज्ञ करने का विधान किया गया है। अगला अभिलेख दूध पानी अभिलेख है जो बिहार से प्राप्त हुआ है। इसमें एक धनी व्यापारी के बारे में जानकारी मिलती है। दूध पानी अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख बांसखेड़ा का अभिलेख है। बांसखेड़ा अभिलेख से हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। बांसखेड़ा अभिलेख के बाद हर्ष का अगला अभिलेख मधुवन अभिलेख है। मधुवन के बाद हर्ष का अगला अभिलेख सोनीपत अभिलेख है। पुनः गंजाम अभिलेख
हर्ष का है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। नासिक प्रशस्ति से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे उसकी माता गौतमी बलश्री ने उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख से प्रशस्ति से शक शासक नाहपान को पराजित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही जोगलथम्बी से प्राप्त रजत मुद्रा को पूर्णांकित करवाया था। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोयपितवाहन कहा गया है, अर्थात जिसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया हो। पेहोवा अभिलेख से घोड़ों के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख प्रांतक प्रथम का है, जिसमें चोल स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। महाकूट स्तंभ लेख से अग्निष्टोम के द्वारा बहुसुवर्ण यज्ञ करने के बारे में जानकारी मिलती है। दूध पानी अभिलेख जो बिहार में स्थित है, एक धनी व्यापारी के बारे में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा का अभिलेख से हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। मधुबन अभिलेख हर्ष के हैं। सोनीपत अभिलेख हर्ष के हैं। गंजाम अभिलेख हर्ष के हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद कुछ छोटे और अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे अभिलेख भी हैं, जिसमें प्रमुख है गुणधर ताम्रपत्र, जिसमें पाटक नामक भू इकाई का उल्लेख किया गया है। बिहार शरीफ से प्राप्त अभिलेख जो पुरुगुप्त का है, इसमें सौल्किक और गौलमिक नामक अधिकारी का उल्लेख है। सौल्किक शुल्क वसूल करने वाला तथा गौलमिक वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सुपिया अभिलेख घटोत्कच के संबंध में उल्लेख करता है और इससे घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य कहा गया है। दानपत्र प्रभावती गुप्त से संबंधित है, जबकि तालगुंड अभिलेख कदम्ब शासक काकुस्थ बर्मन ने उत्कीर्ण करवाया था। इन अभिलेखों के अतिरिक्त एक गुप्तकालीन महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त प्रथम के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनके अभिलेखों की संख्या जो है 18 है, जिसमें सबसे पहला बिलसद अभिलेख जो एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। बिलसद अभिलेख के बाद कुमारगुप्त का अगला महत्वपूर्ण अभिलेख मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख में गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य के
पतन के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार रेशम व्यवसाय के रेशम व्यवसाय से जुड़े लोग लाट, जो गुजरात में स्थित है, को छोड़कर मंदसौर, दसपुर आकर के बस गई तथा यहाँ दूसरा व्यवसाय अपना लिया। मंदसौर अभिलेख के बाद अगला महत्वपूर्ण अभिलेख मानकुंवर अभिलेख है, जिसमें शून्य एवं दशमलव के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। मानकुंवर के बाद तुमैन अभिलेख है, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त के बांग्लादेश में 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो धनैदह, दामोदरपुर और बैग्राम से प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के बांग्लादेश से प्राप्त धनैदह बांग्लादेश, दामोदरपुर बांग्लादेश एवं बैग्राम बांग्लादेश। इसको एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के सबसे अधिक 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें बिलसद अभिलेख, जो एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रथम अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख से व्यापार वाणिज्य के पतन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें रेशम व्यवसाय के व्यापारी लाट गुजरात को छोड़ करके मंदसौर, दसपुर में आकर के बस गई और वहाँ पर अन्य व्यवसाय को अपना लिया। मानकुंवर अभिलेख से शून्य एवं दशमलव के बारे में जानकारी मिलती है। तुमैन अभिलेख से कुमारगुप्त को शरदकालीन कहा गया है। इसके साथ ही कुमारगुप्त प्रथम के 3 अभिलेख बांग्लादेश में प्राप्त होते हैं, जिसमें धनैदह, दामोदरपुर, बैग्राम आदि हैं। इस प्रकार स्रोत से संबंधित अभिलेख समाप्त हुए। इसके बाद स्रोत का अगला भाग सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कलात्मक अवशेष, पुनः साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण बचे हैं, जो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में होगा। जय हिंद, जय भारत।